बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 25 तारीख हो गई है, मंगल का दिन है। मेरे साथ बैरिस्टर शहजाद मौजूद हैं इस वक्त और कुछ अहम मामलात ऐसे हैं जिनसे मैं सोच रहा था कि इन्हीं से रहनुमाई ली जाए। कानूनी मामलात के भी एक्सपर्ट हैं। अभी बरतानिया में ख़ास तौर पर जो अभी रिसेंटली एक केस 26 नवंबर के मामले पर जो उठाया गया है, उस सिलसिले में भी बैरिस्टर साहब बरतानिया में मौजूद हैं और कानून को भी जानते हैं। इनसे उस पर भी ज़रूर बात होगी जो माइकल पोलक की बैरिस्टर हैं उनकी उनकी तरफ से उठाया गया। इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट का जो दावा नज़र आ रहा है, उनके जो सहाफ़ी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल सुप्रीम कोर्ट जब मख़सूस हालात में इसकी इजाज़त देगी। ये याद रहे कि अभी इमरान खान का जो 9 मई और 8 फरवरी का जो केस है, धांधली का इलेक्शन का, और इसके साथ जो 9 मई का मामला है, वो अब आईनी अदालत में केस जा चुका है। ये सुनने के लिए 5 जजेस जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुनेंगे। ये बड़ा अहम मामला होगा। तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब की तरफ से अडयाला जेल के बाहर कैंप लगाने की बात की जा रही है, लेकिन क्या तहरीक-ए-इंसाफ इसके लिए तैयार है? ये भी बैरिस्टर साहब के सामने रखेंगे सवाल। अली मीन गंडापुर ने आज जो शहबाज शरीफ को चार्ज किया, बाकायदा तौर पर 26 नवंबर का मामला, जिस तरह उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आर्मी चीफ ने कहा ये हुकूमत के अहकामात थे। तो क्या शहबाज शरीफ की कुर्बानी देने की तैयारी की जा रही है? ग्रैंड अपोजिशन भी तहरीक इंसाफ बना रही है। इनके भी 26 और 27 फरवरी को 2 रोज़ा कौमी इजलास है इस्लामाबाद में। ये बड़ा अहम मामला है, तमाम जमातों को इकट्ठा करें अपने साथ। और हुकूमत की खरमस्तियाँ आपको पता है जारी हैं, मेला मवेशियाँ लगा हुआ है। पंजाब में वहाँ आतिशबाज़ी हो रही है। हालाँकि क्रिकेट में कल पूरी दुनिया में इस वक़्त सोशल मीडिया ट्रेंड बना है। जिस ज़िल्लत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट के टूर्नामेंट से बाहर हुआ, और ज़रदारी साहब वहाँ मोना डिपो पे घोड़े चेक कर रहे हैं। पूरे मुल्क में इस वक़्त हालत पाकिस्तानियों की भेड़-बकरियों वाली और मेला मवेशियाँ लगा हुआ है, जबकि मुआशी तबाही, इक़्तिसादी, अख़लाक़ी, आइनी हर तरह से तबाही का एक सिलसिला चल रहा है। इमरान खान को इस वक़्त कैद तन्हाई का मामला भी, कल उनकी मुलाकातें हैं, 570 दिन हो गए हैं, ये मुलाकातें बंद क्यों की जाती हैं? बैरिस्टर शहजाद साहब के सामने रखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। सबसे पहले ये जो मामला 26 नवंबर का, माइकल पोलक वो बैरिस्टर हैं, उन्होंने केस उठाया है, ये आर्मी चीफ के ऊपर केस करने के लिए। ये क्या सिर्फ़ एक मीडिया की हद तक ही रहेगा, या इस पे कुछ बरतानवी कानून ऐसे हैं कि मामला आगे टेक अप होगा? जी, सभी देखिए जो ये मालिक माइकल पॉलक ने जो केस दाखिल किया है, वो तो कुछ पाकिस्तानियों की मुद्दईयत में दाखिल हुआ है। माइकल जो है वो वकील हैं उसके अंदर उस मामले के। जी, जी। जिस कानून के तहत वो मामला किया गया है उसको प्राइवेट प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। पाकिस्तान में भी ये प्राइवेट इस्तिग़ासा होता है और ये बिल्कुल ये कानून है। उसमें जो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर वो जो बेशक मुद्दई। म मुद्दई नहीं, मुद्दई की तो अपना नाम वो सीगा राज़ में रख सकता है, ये कानून उसकी इजाज़त देता है। स्पेशली आप इस किस्म के फस्तायत वाले लोगों को जब आप परस्यू कर रहे हों, उसमें जो मेन कंसर्न है और जो उसका जो प्रोसीजर है वो समझना ज़रूरी है। प्राइवेट प्रोसिक्यूशन दाखिल होती है, बेसिक एविडेंस पेश होता है अदालत के सामने और उसके बाद फिर वारंट्स इश्यू होते हैं, समन्स जाते हैं, फिर वो बंदा नहीं आता तो वारंट्स चले जाते हैं और ये केस बाय नेम जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ के खिलाफ फाइल किया गया है। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो यहाँ पे रूल है, प्रोसीजर है, उसके मुताबिक जब आप किसी फॉरेन डिग्नेटरी को यानी कि किसी गैर मुल्की ओहदेदार को और आला ओहदेदार को इस प्राइवेट प्रोसिक्यूशन में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपको रज़ामंदी चाहिए होती है अटॉर्नी जनरल की और ये हुँ। पहला स्टेप होता है। तो देखिए 2 चीज़ें हैं जो पहले कदम के तौर पर उठी हैं बरतानिया के अंदर। एक चीज़ ये है कि आपने देखा कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि सर्विंग पाकिस्तान का आर्मी चीफ किसी मुल्क के दौरे पे गया हो और वहाँ पे उस मुल्क के ही पाकिस्तानियों ने एक एहतजाज। उसके खिलाफ जो है एहतजाजी जुलूस निकाला। तो ये एक बड़ा स्टेप था जो इससे पहले वो कहते हैं ना जो खौफ के बुत थे वो टूटे हैं। अब दूसरा हुँ। खौफ का बुत ये टूटा है कि मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक माइकल पॉलक के जो मुद्दई हैं, जो उनके क्लाइंट्स हैं, वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उन्होंने हुँ। ही ये मुकदमा दाखिल करवाया है और ज़ाहिर बात है वो उनको तो इंस्ट्रक्ट किया गया है। यहाँ पे कोई कानूनदान, बैरिस्टर, वकील, सॉलिसिटर वो खुद से मुकदमा नहीं कर सकता। बिल्कुल। अब अगर जो अटॉर्नी जनरल हैं वो कंसेंट दे देते हैं, रज़ामंदी ज़ाहिर कर देते हैं, तो वो फिर सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो लंदन में बो स्ट्रीट मैजिस्ट्रेट है, उसके सामने मुकदमा चलेगा एंड इट कैन एक्चुअली गेट वेरी इंटरेस्टिंग एंड मडी। तो देखते हैं अब वो चूँकि जी। सवाल जो है वो बरतानिया के अटॉर्नी जनरल के सामने है। देखिए यहाँ पे कानून है, अगर अटॉर्नी जनरल उस चीज़ को इनकार करते हैं कि नहीं करते या नहीं कर सकते, तो फिर उस सिलसिले में भी जो है वो जुडिशियल आगे रिव्यू। चलकर जी, रिव्यू टाइप। मज़ीद उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो ख़ैर ये चीज़ है, जो बिल्कुल। एक बड़ा स्टेप है मैं समझता हूँ और ये खतरे की घंटी ज़रूर है। बिल्कुल।
अच्छा दूसरी तरफ ये जो सहाफ़ी हैं बहुत सारे अभी हुकूमती सहाफ़ी हैं आपको पता है, उन्हें बहुत सारे लोग तो इनका भी दावा है कि जी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने के लिए जो है वो रास्ता बनाया जा रहा है कि 28 तारीख को जो आईनी बेंच में केस लगेगा उसमें 9 मई के मामले पे जैसे आप जजेस के रिमार्क्स भी देख रहे हैं। आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल आईनी अदालत मखसूस हालात में जायज़ दे दे? देखिए, जहाँ तक ये बात कहना कि जी इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में उसके ऊपर ट्रायल चलाया जाएगा, जेल में हो जाएगा, फलाना हो जाएगा और मिलिट्री ट्रायल चलेगा। देखिए 9 मई का मुकदमा तो इमरान खान के ऊपर चल रहा है जिसके अंदर वो तकरीबन पूरी तहरीक-ए-इंसाफ के ही लोग उसमें धर लिए गए हैं। अब जहाँ तक ये बात है कि मिलिट्री ट्रायल चलाया जाएगा, तो जिस शख्स के खिलाफ आपने उसकी शादी तक का मुकदमा चला दिया और मतलब मैं माज़रत के साथ ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि पूरी फ़ौज इस वक़्त उसकी शलवार में घुसी हुई है। अगर आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके हैं, तो ये एक जो मिलिट्री कोर्ट का ढकोसला है, इससे आप क्या हासिल कर लेंगे? हाँ, ये ज़रूर है कि अपनी जग-हसाई करवाएँगे और पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम होगा कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के सबसे मकबूल तर लीडर को मिलिट्री ट्रायल कर रही है। वैसे भी खान को ये 45 साल की सज़ा तो 31 और 14 मिला के 45 साल तो उन्होंने सुनाई हुई है क्या? बिल्कुल। 200 साल सुना दें ना। देखिए इस सज़ा की मुद्दत उस वक़्त तक ही है जब तक एक शख्स ओहदे पर बैठा हुआ है। जिस दिन वो शख्स ओहदे पर नहीं बैठा होगा, उस दिन ये सज़ा ख़त्म हो जाएगी। ये तो हमारे पाकिस्तान में पूरा हमारा माज़ी का हिस्सा रहा है। मसला ये है मैंने आज भी अपने वीलॉग में बात की थी कि जनाबे वाला इश्यू ये है, मैं ये अपनी बात नहीं कर रहा, तहरीक-ए-इंसाफ के दाइयों की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के एक और साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो इमरान खान के नाक़िद रहे हैं हमेशा से, उनका ये कहना है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है इमरान खान के बगैर नहीं चल रहा और ना ही चल सकता है। ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स को जो इस वक़्त 250 मिलियन लोगों की सोच का महवर है, आप उसको कहें कि जी हम उसको डिलीट कर देते हैं। आप उसको कहाँ-कहाँ से डिलीट करेंगे? आप उसको खेल से डिलीट नहीं कर सकते, आप उसको फिलैंथ्रोपी से डिलीट नहीं कर सकते, अवामी खिदमत से डिलीट नहीं कर सकते और आप उसको सियासत से डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक और लीडर को कोट करूँ, आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो आज मोना डिपो में घोड़ों को सहला रहे हैं, उन्होंने तो बड़ी बबांगे दहल लड़काना में तकरीर की थी कि तुम तो 3 साल के लिए आते हो, 6 साल के लिए आते हो, एक्सटेंशन ले लेते हो, हम तो हमेशा यहाँ पे हैं। तो इमरान खान से ज़्यादा हमेशा कौन रहेगा? तो लिहाज़ा ये बिल्कुल तो इस वक़्त आप समझिए कि पूरा निज़ाम जो है किसी की ख़्वाहिश की बंदी बना हुआ है और या तो उसकी ख़्वाहिश टूटेगी या वो शख़्स हटेगा तो फिर निज़ाम आगे चल सकेगा क्योंकि ये तो साबित हो गया 2 साल में कि इमरान खान को माइनस करके आप निज़ाम आगे नहीं चला सकते। बिल्कुल सही बात है। 8 फरवरी का जो इलेक्शन है वो भी इसी तरह का केस है। उसमें भी आपको लगता है कि ये एक मोहर लगा देंगे कि यार ये इलेक्शन हो गया है, बस हो गया जैसा अब चलाएँ इसको? या इसमें वाक़ई कुछ थोड़ा बहुत मैंडेट वापस करके या क्या आपका क्या ख़्याल है? बैरिस्टर भी हैं देखिए आप। 8 फरवरी का इलेक्शन तो नवाज़ शरीफ नहीं मानता, बाकी तो पूरी दुनिया को छोड़ देना। जिसके लिए ये आपने पूरा खेल रचाया, वो शख्स ही सही 8 बात फरवरी का इलेक्शन नहीं मानता, तो उस इलेक्शन को किसने मानना है? ये है। यस। देखिए ये इलेक्शन, ये आईनी तरमीम, ये सुप्रीम कोर्ट, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये जो इस वक़्त सारे लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ उस वक़्त तक ही हैं, जब तक वो एक शख्स अपने ओहदे पर बैठा हुआ है। वो शख्स जिस दिन अपने ओहदे से हटेगा, तो वो आप जानते हैं कि पूरे मुल्क का निज़ाम फिर से रिवर्स होगा, फिर चीज़ें वापस होंगी। हमारा तो ये कहना है कि भाई ये आपने जो म्यूज़िकल चेयर बनाई हुई है, हर 2-4 साल, 5 साल बाद एक कोई ताले-आज़मा आता है और वो फिर आके अपनी शर्तों के ऊपर मुल्क को चलाने की कोशिश करता है। 70 साल से आपकी हिस्ट्री है। हर किसी ने आके किसी ने 5 साला प्रोग्राम दिया, किसी ने 10 साला प्रोग्राम दिया, किसी ने क्या किया, कोई एनलाइटन मॉडरेशन लेकर आया और कोई पता नहीं क्या-क्या डॉक्ट्राइन्स लेके आया। नहीं कर सकते, आपका काम ही नहीं है। आपकी बिल्कुल। मतलब वो अगर मुझे कहने की इजाज़त दें तो आपकी क्वालिफ़िकेशन ही नहीं है। आप तो अपने टैंक सीधे चला लें, तो वही बड़ी बात है जनाबे वाला, आप यहाँ पूरा हुँ। निज़ाम चलाने पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अभी ये अडयाला जेल के बाहर अगर तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, पंजाब से ये बात हुई आलिया हमज़ा ने की, अगर ये सब लोग एक कैंप लगाएँ, 400 के करीब सेनेटर्स, पीटीआई के जो एमएनएज़, एमपीएस बनते हैं, अगर लेट्स से अगर ये सारे अडयाला जेल के बाहर पहुँच जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, कोई धरना देते हैं, कोई कोशिश करते हैं, कोई एफर्ट करते हैं क़यादत, तो आपको लगता है कि इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है या इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल? देखिए, बिल्कुल इम्पैक्ट हो सकता है, वो 400 अगर धरना दे दें, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ 40,000 और आ जाएँगे, फिर 4 लाख भी हो जाएँगे, वो 400 लोग धरना तो दें। मसला ये है कि इस वक़्त जिस तरह से मैंने बार-बार कहा और कल शायद डॉक्टर मोहित पीरज़ादा ने भी अपने वीलॉग में ज़िक्र किया था कि अमेरिका में कोई 15-20 लोगों का
एक बैठक हुई है जो सोचने, जी। पढ़ने, लिखने वाले लोग हैं, और उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान के निज़ाम का सबसे बड़ा मसला एक ये है कि आर्मी चीफ का जो दफ्तर है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। हर चीज़ उसकी तरफ, जो कहते हैं ना, वो मैग्नेट बन चुका है और उसने हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लिया है। अब यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है कि देखिए, बात ये है कि हमारा इस वक़्त चाहे वो सेनेटर है, एमएनए है, एमपीए है, कोई भी है, वो आज़ाद नहीं है। वो किसी सूरत में भी अपनी जो सियासी उसके हकूक है, वो अदा ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो अगर करने जाएगा तो उसके घर पे छापे पड़ जाएँगे, उसके बच्चों को उठा लिया जाएगा, फिर उस बेचारे को भी देखिए, अगर यकीन जानिए, ये अगर मेरे भाई हैं सारे और बहनें भी हैं, अगर इन्होंने हिम्मत की तो फिर से दोबारा से वो 9 मई बे के बाद वाला एक सीन शुरू होगा, और इन लोगों को फिर एक दफ़ा वो इस तरफ गाना शुरू कर देंगे, तो फिर आप देखेंगे कि कुछ लोग गायब हो जाएँगे और फिर अचानक वो किसी इंटरव्यू दे रहे होंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होगा, तो ये सिलसिला तो फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन मैं हुँ। समझता हूँ कि वही वाली बात है कि देखिए, खौफ के बुत, अभी ये जो लंदन वाला मुज़ाहरा है, बड़ा कुछ किया गया बैकग्राउंड में इसको रोकने के लिए। लोगों ने निकले, वो आज़ाद मुल्क था, खैर वो निकल आए, उन्होंने कर दिया मुज़ाहरा, कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह से जो बाकी भी पाकिस्तान में लोग हैं, उनको खौफ के बुत तोड़ने होंगे। इमरान खान भी तो यही कह रहा है, एंड ही इज़ लिविंग बाय एग्ज़ाम्पल। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें अभी जो ग्रैंड ऑपोज़िशन तहरीक-ए-इंसाफ बना रही है, तमाम जमातों को भी अपने साथ जोड़ रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं साथ-साथ। आपको लगता है कि इन चीज़ों का सियासी अच्छे माहौल में तो असर ज़रूर होता है, लेकिन जिस तरह का माहौल अभी आप बता रहे हैं कि जहाँ बंदा ही उठा लिया जाएगा, उसका घर-बार तोड़ दिया जाएगा, उसका कारोबार बंद कर दिया जाए, उसके बच्चों को उठा लेंगे। ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर ग्रैंड ऑपोज़िशन भी बनती है, तो वो क्या कर लेंगे? तो फिर पाकिस्तान की अवाम क्या करे? किस तरफ देखे? अमेरिका की तरफ देखे, जहाँ से वो बयानात तो आते हैं, लेकिन वो ऑफ़िशियल स्टेटमेंट का इंतज़ार करें या क्या करें? दुआएँ करें, रमज़ान आ रहा है। देखिए, ग्रैंड अपोज़िशन अलायंस एक बहुत ही अच्छा कदम है और बहुत ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि इट्स ऑलरेडी टू लेट। क्योंकि देखिए, ये जो इस वक़्त पाकिस्तान में मामलात चल रहे हैं, जिस तरह की परेशानियाँ हैं, जो मुसीबतें वहाँ खड़ी हुई हैं, ये सिर्फ़ इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान की बका का मसला है। हर सियासी जमात पे, अगर वो अपने आप को वाक़ई ही सियासी जमात समझती है और गेट नंबर 4 और अपारा से सियासत नहीं करती है, अवाम की सियासत करती है, तो उसको फिर यकजा होकर बहालिए आइन, बहालिए जमहूरियत, आज़ाद शफ़ाफ़ इंतख़ाबात, इन सब का, और आज़ाद शफ़ाफ़ अदलिया, इनकी बहाली का तहरीक चलानी पड़ेगी, और इस तहरीक में सबको शामिल होना पड़ेगा। और यकीन जानिए कि अगर ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि अपारे वाले नहीं होने देंगे, लेकिन अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। एक जमात को दीवार के साथ लगाना और बात होती है, 4, 10, 12 जमातें जब इकट्ठी हो जाएँ अपोज़िशन की, तो फिर इवन ये जो बदबख्त लोग हुकूमत में हुक्मरान बनकर बैठे हुए हैं, इनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मौलाना फज़लुर रहमान आपके ख़्याल में अगर उनकी जो शराइत अगर तस्लीम की जाए तो वो अगर इस इत्तेहाद में अगर इक्कट्ठे होते हैं, अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े होते हैं, तो फिर बहुत बड़ी ताकत बन सकती हैं दोनों जमातें। आपको लगता जी, है कि बिल्कुल बन पॉसिबिलिटी सकते है? हैं, और मैं समझता हूँ कि अली अमीन को डीआई खान से, डेरा इस्माइल खान की सियासत से आगे निकल कर सोचना चाहिए। और बिल्कुल देखिए, जब आप अपोज़िशन में होते हैं, आपकी सियासत के कुछ और जो हैं वो तकाज़े होते हैं, और जब आप अपनी इलाकाई सियासत कर रहे होते हैं, वो आपके अपने तकाज़े हैं। इलाकाई सियासत में बिल्कुल वो उनके मुखालिफ हैं, और उसमें उनको पूरी आज़ादी हासिल है। लेकिन इस वक़्त मुल्की सियासत की बात है, और मुल्की सियासत में बहरहाल मौलाना फज़ल रहमान का, हम माने या ना माने, एक मकाम है, एक पोज़ीशन है उनकी। तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फज़ल रहमान साहब के जो जायज़ मुतालबे कह लीजिए या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, देखिए, मौलाना भी बच्चे नहीं हैं, उनको पता है कि इस वक़्त अपोज़िशन इत्तेहाद को उनकी काफ़ी ज़रूरत है। तो लिहाज़ा वो भी कुछ मुतालबात अपने कद से बढ़कर करेंगे, लेकिन इस तरह की जब पोज़ीशन होती है ना, जिस तरह कहते हैं, शादी चलने के लिए ज़रूरी होता है कि एक शख्स को थोड़ा नीचे लगना पड़ता है। बिल्कुल। तो नीचे ना लगे, लेकिन कम से कम कुछ थोड़ा-सा, अगर आपको 5, 10, 20% उसको एक कोई एवरेज दें डिस्काउंट हाँ। देना पड़ता है, तो दीजिए, उनको जगह दें, बिल्कुल करें। उनको उनको अगर देखें, अगर उनको चौधरी बनने का शौक है, तो उनको चौधरी बनाएँ। फैसले तो वही होने जो सबकी रज़ामंदी से होने, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस अपोज़िशन इत्तेहाद का सबसे बड़ा हिस्सा है। तो ऐसे नहीं हो सकता कि उनके बगैर फैसले हो जाएँ। जी। मौलाना साहब को बना दें, सरबराह बना दें। लेकिन उसमें ना खतरा होगा कि 26वीं तरमीम पे जिस तरह हुआ, वो इस तरह का मामला ना हो जाए। देखिए, ये कोई शादी तो है नहीं कि जो, और कोई दूसरी है, कोई हिंदू वाली शादी तो है नहीं जिसमें तलाक नहीं होती, ये तो इत्तेहाद है। जब हाँ, तक टूट भी सकती आप यकजा हैं, तो यकजा हैं, अगर कोई इस तरह की बात होती है, तो यू वॉक आउट, यू डोंट हैव टू है। स्टैंड विद इट।
अच्छा, अभी आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि अगर फ़र्ज़ करें फ़र्द वाहिद के हटने से पूरा निज़ाम बदल सकता है, तो हम माज़ी में हमने देखा है, इससे पहले जनरल बाजवा भी चले गए हैं, इससे इससे पहले भी आप देखें तो ज़ियाउल हक भी चला गया था और उनके बाद सिस्टम चेंज नहीं हुआ। मतलब ये क्या इदारे की एक पूरी पॉलिसी बनी हुई है कि हमने एक दफ़ा एक जमात को साढ़े 3 साल से आगे जाने नहीं देना, उनके उसके बाद उसका टर्नओवर करना है, फिर दूसरी जमात लानी है, मतलब एक सिस्टम जो चलाया जा रहा है म्यूज़िकल चेयर वाला। तो ये फ़र्द वाहिद का मामला तो नहीं फिर लगता? देखिए, मामला फ़र्द वाहिद का ही है, वो फ़र्द वाहिद के दफ़्तर का है। असल इश्यू यही है, सियासतदानों को जब बीच में मौका मिलता है ज़िया के जाने के बाद सियासतदानों को 10-12 साल का मौका मिला, उसके बाद मुशर्रफ के जाने के बाद फिर मौका मिला। मौके मिलते रहते हैं सियासतदानों को, ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब ये मौके मिलें, उस वक़्त आप सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करें, क्योंकि अगर इस वक़्त आप नवाज़ शरीफ साहब को उठाकर देख लें, उनकी साहबज़ादी को उठाकर देख लें, तो इन्होंने वोट को इज़्ज़त दो और सिविलियन सुप्रीमेसी और जिस इस नारे को जितना खराब और कहते हैं ना ज़लील कि किया था। रुस्वा इन लोगों ने किया, किसी ने नहीं किया कि इसको नारा लगाया, जैसे ही हुकूमत मिली, सबसे बड़े डिक्टेटर खुद बनकर बैठ गए। तो बाकी सियासतदानों को इस क्योंकि और आज वो इर्रेलेवेंट हो गए हैं, तो बाकी सियासतदानों को इसको एक न समझना चाहिए, एक इबरत का निशान भी समझना चाहिए और इस चीज़ से दूरी इख्तियार करनी चाहिए। यकीन हुँ। करें कि सारे सियासतदान इस बात पे तहैया कर लें कि कोई भी उनका अलाकार नहीं बनेगा, तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे यहाँ शहज़ाद साहब अगर फ़र्ज़ करें इस तरह का मामला हो तो इमरान खान तो इन लोगों के साथ बैठना नहीं पसंद करते, तो फिर तो बात तो उधर ही आ जाएगी कि ये लोग माइनस कर दें, फिर सियासत में फिर किसके साथ बात होगी? सर देखिए, इमरान खान साहब इनके साथ बैठना पसंद नहीं करते, उसकी कुछ बीच में शराइत है ना। देखिए, आज मिसाल के तौर पर शर्त ये है कि इस वक़्त जो एक चोरी के इक़्तिदार के साथ बैठे हुए हैं, शहबाज़ शरीफ वग़ैरह, नवाज़ शरीफ, वो उस चोरी को वापस करें और आके बैठ जाएँ, सिविलियन तो बैठ जाएँगे। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपके साथ हम इसलिए बैठ जाएँ कि सिर्फ़ आपके नाम के साथ सियासतदान लगता है, आप उसको ये प्रीरेक्विज़िट तो पूरे करने पड़ते हैं ना। आपके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये है कि आपने इलेक्शन चोरी किया है और सियासतदान को अगर ये है और अपने आप को वो मानना चाहता है क्योंकि इस वक़्त नवाज़ शरीफ और शहबाज़ शरीफ सियासतदान नहीं रहे हैं। उन्होंने सियासत को छोड़ दिया है, उन्होंने इस वक़्त अपारा की और पिंडी जीएचक्यू की मुलाज़मत कर रखी है और इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त तौर पर उनको अर्दली कहा है। वो अपनी अर्दली की पोस्ट से रिज़ाइन करें, सियासत के मैदान में आएँ तो ज़रूर तहरीक-ए-इंसाफ उनके साथ बैठेगी। बिल्कुल। 2 सवाल सर, एक तो गंडापुर साहब ने आज शहबाज शरीफ को चार्जशीट भी किया कि 26 नवंबर का जो मामला है वो बराह रास्त हुकूमत की तरफ से ऑर्डर था। ये क्या आइंदा आने वाले दिनों में कुछ तरह के जो जुडिशियल कमीशन ना बने, कोई फोरम ना खड़े हों, उस मामले को कवर करने के लिए है या वाक़ई ये हुकूमत का वफ़ाकी हुकूमत का मामला है? देखिए, जो बात कोट की गई, मुझे ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी कहीं ये ख़्वाहिश है कि अब ये जो बोझ है, इससे कोई दूरी इख्तियार की जाए। क्योंकि अब 26 नवंबर देखिए, कहाँ हम खड़े थे, जहाँ ये बात होती थी कि 26 नवंबर हुआ ही नहीं। आज ये बात हो रही है, नहीं, नहीं, मैंने नहीं किया, उसने किया। वो कहता है, नहीं, नहीं, उसने नहीं किया, उसने किया था। तो अगर इस तक बात आ गई है, थोड़ा देर इंतज़ार कर लें, बातें आगे भी चलेंगी। जहाँ हाँ। तक कानूनी तौर पर बात है, वो तो जो पहला मैंने बयान सुना अली अमीन साहब का, वो यही था कि जी आर्मी चीफ का ये कहना है कि आर्टिकल 245 के तहत जब सिविलियन हुकूमत फ़ौज के हवाले मामलात करती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। अब इससे हम यही अख़ज़ कर सकते हैं कि वहाँ पे कहीं पे ये ख़्वाहिश भी है कि ये मामला जो है वो फ़ौज से हटकर गवर्नमेंट की तरफ चला जाए। अब अगर गवर्नमेंट जो है अब इस बात के ऊपर ओनरशिप लेती है या इससे दूरी इख्तियार करती है, तो वो फिर एक सवालिया निशान होगा। लेकिन एक चीज़ और है कि 26 नवंबर में एक चीज़ याद रखिएगा कि 26 नवंबर में जो गवर्नमेंट का फ़ेस था, वो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी था। अब हुँ। मोहसिन नकवी को किस हद तक नून लीग ऑन करती है, तो नहीं करती है, ये आने वाला वक़्त ही बताएगा। लेकिन एक बात अपनी जगह कायम है कि मोहसिन नकवी साहब जो करते हैं, उसको कैबिनेट की अप्रूवल भी मिल जाती है। तो शहबाज़ शरीफ पे जो है ना, वो भी अपना कोई दामन साफ़ नहीं कर सकते। हाँ, वो तो उसे मोहसिन स्पीड कहता है, वो हालात उनके देख लें वो क्या है, वो आज वसीम अकरम साहब जो कह रहे थे। अच्छा ख़ैर, अली अमीन गंडापुर साहब का आखिरी जो स्टेटमेंट थी, इस पे आप ज़रूर कमेंट्स करें क्योंकि सोशल मीडिया पे एक बहस शुरू हो जाती है, वो चाहे मरवत साहब के मुतल्लिक हो, महर शराफ़त के मुतल्लिक हो, इमरान रियाज़ के मुतल्लिक हो। आपके ख़्याल में लोगों को, अवाम को इन चीज़ों में उलझना चाहिए या ये पार्टी के अंदरूनी मसाइल हैं, इनको इग्नोर करके अपना फ़ोकस जो मैंडेट की वापसी, खान की रिहाई, इन मामलात पे कि या इसमें भी शिरकत होनी चाहिए, इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए प्रोग्राम्स में, टॉक शोज़ में। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, काज़ी साहब मेरा नहीं ख़्याल कि अवाम इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा मुदाख़लत करती है या इंटरेस्ट रखती है। ये एक ऐसी जो
सोशल मीडिया की लड़ाई है, मुख्तलिफ लोगों की होती रहती है। इसमें कुछ ही जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं। ज़्यादा अवाम इस चीज़ में अब दिलचस्पी नहीं रखती। वैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अवाम का जनरल एक एटीट्यूड ये है कि वो कहते हैं कि अलिफ और बे की लड़ाई में हम लड़ाई के साथ हैं। तो लोगों को दिल करता है कि 2 लोग लड़ें तो हम उसको खड़े होकर देखें। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरेस्ट है। लोगों को ये खुद ज़रा ध्यान करना चाहिए कि वो आपस की लड़ाइयाँ सोशल मीडिया पे बैठ के और पब्लिक प्लेस पे बैठ के ना करें। बिल्कुल। ये मोहसिन नकवी साहब अभी 5555 गाड़ी से उतरे थे दुबई में। ये मलिक रियाज साहब के नंबर है गाड़ी के, वहाँ सारी गाड़ियों के यही नंबर है। तो ये उनके तो मफरूर होने के उन्होंने ऑर्डर भी निकाले हुए अल-कादर ट्रस्ट में, केस में, और यहाँ उनके साथ गाड़ियाँ भी हैं। तो ये आपको कुछ अजीब लगा? देखिए, मैं अब कोई वो कहते हैं दुबई अथॉरिटी के मेरे पास इल्म नहीं है कि गाड़ियाँ किसकी थी, लेकिन अगर इस किस्म की कोई बात है तो फिर ज़रूर इनको सोचना चाहिए कि ये कैसा दोगलापन है। देखिए, मलिक रियाज़ साहब के मामले में तो बड़ी साफ़-सी बात है, मैं बड़ी ब्लंट सी बात करता हूँ। पहले उनके साथ जो सख्तियाँ हो रही थी, उसका मकसद जो बज़ाहिर नज़र आता था वो इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ़ गवा बना था। जब उससे इनकार हो गया तो फिर हमने देखा कि जब उन्होंने दुबई में अंदर एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो फिर दोबारा से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। अब वो सीधा-सीधा डाका है डीएचए के ऊपर। देखिए, अब वो डीएचए जो है ये पूरा मुल्क इसलिए बना था कि एक दिन डीएचए की खिदमत कर सके। तो अब वो ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का कोई बिज़नेसमैन दुबई में कारोबार करे और फौजियों के पेट में वट ना पड़े। तो ये मेरा ख्याल है वही एक आपसी जंग है बिल्कुल और सही। अब इस पे हम उसी क्या पे कह सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये तौसीह कर दूँ सर, ये 5555 ज़रूरी नहीं कि उन्हीं की गाड़ी हो, क्योंकि उनके नंबर उनके आम तौर पे इन गाड़ियों के नज़र आते हैं। ये कन्फर्म नहीं है कि उन्हीं की गाड़ी है। वैसे एक अभी सोशल मीडिया स्पेकुलेशन ही कह लें आप इसे। जी, जी, हम अ, मैं भी इसीलिए कहा है कि मेरे मेरे इल्म में तो नहीं है कि उनकी गाड़ी है, अगर है भी या नहीं भी है, उससे कतई नज़र मैं तो सिर्फ़ इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ कि ये हुकूमत इस वक़्त ब्लैकमेलर्स का टोला है। बिल्कुल सही। शहज़ाद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया, आप ट्रैवलिंग में भी हैं।